हेलो नमस्कार दोस्तों, अभियान सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी का जो निबंध है वह आपसे कुछ अलग तरह के लेखन की डिमांड करता है। जो अदर स्टेट में है, जैसे यूपी में है या यूपीएससी में टोटली जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड निबंध चलता है। उनका निबंध के उसका एक अलग पैटर्न है। यूपी पीसीएस में जो निबंध है उसका एक अलग पैटर्न है और बीपीएससी के निबंध बिल्कुल अलग प्रकृति के होते हैं। अब निबंध कितनी भी अलग प्रकृति के हों, बट आपको निबंध में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होता है। वो छोटी बातें क्या है कि निबंध में सबसे पहले देखिए, बीपीएससी के निबंध में कुछ 10 पॉइंट्स होते हैं, जैसे इसमें है, आपको उस पर ध्यान देना होगा। कुछ 10 पॉइंट्स होते हैं जिनमें आपको ध्यान देना होगा। जैसे निबंध क्या होता है, एक होता है कि केवल एक गठीरा, केवल एक ही। जैसे मैंने बात किया महिला सशक्तिकरण के बारे में, ठीक है, एक निबंध है केवल यहाँ पे महिला सशक्तिकरण। तो भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। अब यहाँ पे एक 10 पॉइंट डालिए, महिला सशक्तिकरण तथा भारत के विकास में। केवल ये पैटर्न समझिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पैटर्न समझने का प्रयास करेगा कि भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका ठीक है। अब केवल आपका निबंध ये होता महिला सशक्तिकरण, केवल आपका निबंध महिला सशक्तिकरण होता तो आप इजीली इसको लिख सकते। महिला सशक्तिकरण को मल्टी डायमेंशन में आप लिख सकते थे। आप एक प्रस्तावना डालते, फिर आप जो है वो क्या करते, महिला सशक्तिकरण की परिभाषा लिखते। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि महिला सशक्तिकरण की परिभाषा ही लोग गलत लिखते हैं। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग चीज़ें हैं। लैंगिक समानता का अर्थ होता है कि हमें पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, मतलब उसमें पुरुष भी नहीं कहते, लिंग के आधार पे जो दो लिंग हैं। हाँ, और अब तो कल जो है वो कई जो है वो लैंगिक आधार पे जो है वो डिवीज़न बहुत तरह का हो गया है, ठीक है। तो उसको हम डिफरेंट वे में उनको बराबर का अधिकार समाज में दर्जा मिले, वो हो गई लैंगिक समानता। बट महिला सशक्तिकरण को महिला होने के नाते, ठीक है, महिला स्वयं को सशक्त बनाए, स्वयं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे और वह मतलब अपने कार्यों के प्रति जागरूक, उसको कानूनी रूप से जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि जैसे कहते हैं एक सशक्त दर्जा मिले, कानूनी रूप से उसको सारी वो सुविधाएं मिले एक महिला होने के नाते, ठीक है। या उसको क्या कहते हैं कि जैसे एक गृहिणी ही है तो ऐसा नहीं कि वो सशक्त महिला नहीं है, गृहिणी है, महिला होने के नाते उसे अपने डिसीज़न लेने का अधिकार है। सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है कि महिला सशक्तिकरण का अधिकार हो कि कोई भी महिला अपने डिसीजन स्वयं ले पाए, अपने निर्णय स्वयं ले पाए, ठीक है। उसका क्या है कि समाज में उसकी एक भूमिका हो, ठीक है, महिला होने के नाते। नहीं तो क्या होता था, पुराने समय से महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती थी, उनका काम है बस चार दीवारी के बीच रहना, खाना पीना बनाया, मतलब। और पहले नहीं, अभी भी बहुत से घरों में यही होता है कि महिलाओं को बस खाना पीना बनाना, सेवा पानी करना, यही उनका अधिकार है। वह परिवार के डिसीजन मेकिंग में भाग नहीं लेती है। उनको ये नहीं कहा जाता आप परिवार में डिसीजन ले रहे हो, आप तो कोई, अरे तुम्हारी डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है, तुमसे किसी ने डिसीजन मांगा, ऐसा बोल देते हैं। तो आपका महिला होने के नाते समाज में एक भूमिका होनी चाहिए। आपको अपने स्वयं के बारे में और अधिकारों और दायित्वों का पता होना चाहिए, आप अपने निर्णय स्वयं ले सकें, ठीक है। चाहे वह एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है। एक महिला, एक हाउसवाइफ भी महिला सशक्तिकरण जो है वो सशक्त महिला हो सकती है, क्योंकि वह अपने डिसीजन स्वयं ले रही है, अपने परिवार के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो वो एक सशक्त महिला है, ठीक है। एक जॉब करने वाली महिला जो कि 9 to 5 जॉब कर रही है, परंतु वह अपने निर्णय स्वयं नहीं ले रही है, वह अपने परिवार के दबाव में कार्य कर रही है, तो वो एक सशक्त महिला नहीं कहलाएगी। पैसे कमाना
सशक्त नहीं होता। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण मतलब अपने निर्णय के प्रति जागरूक होना। लैंगिक समानता मतलब पुरुषों के बराबर यानी समाज में बराबरी का दर्जा मिलना, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उस बात को एक अलग टॉपिक हो गया, उसको हटाइए, चूँकि विमेंस था तो वो मैंने ऐसे बता दिया। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ महिला सशक्तिकरण। तो जब ये महिला सशक्तिकरण केवल ये आपके निबंध में आता है तो इसका मतलब है कि आपको इसको कई डायमेंशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप भारतीय परिदृश्य में भी लिखेंगे, वैश्विक परिदृश्य में भी लिखेंगे और कई परिप्रेक्ष्य में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, विश्व में महिलाओं के जितने भी हैं, ठीक है, जर्मनी के चांसलर हैं, मतलब जितनी भी सशक्त महिलाएं हैं आप उनका नाम लेंगे। ठीक है, और उनके बारे में आप चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बराबर एकदम आपका उत्तर बैलेंस होना, आपका निबंध बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे। बट यहाँ पे एक टेल पॉइंट ये जुड़ा है कि भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। अब ये आपके निबंध को कर देता है सीमित। अब आपको महिला सशक्तिकरण के साथ इसको जोड़ के लिखना है कि भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। अब आपका निबंध हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर भारत के विकास, मतलब भारत के विकास कैसे, भारत के आर्थिक विकास में, भारत के राजनीतिक विकास में, भारत के ऐतिहासिक विकास में, ठीक है, भारत के संवैधानिक विकास में, आपको पता है उसमें भी महिलाएं थी। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक और क्या कहते हैं आपके आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक, ऐतिहासिक विकास और डिफरेंट, मतलब वैश्विक मंच पे जो है वो भारत को वो करना, मतलब डिफरेंट वे में सांस्कृतिक विकास में, मतलब हर क्षेत्र में आप जो है वो महिलाओं के भूमिका को देख सकते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में, हाँ, वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स अपने पास है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन में। आप तो आपका निबंध केवल यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट महिला सशक्तिकरण केवल यहाँ तक सीमित हो गया। बट केवल महिला सशक्तिकरण होता तो वो वहाँ पे होता। ऐसे ही एक निबंध है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। ठीक है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा मतलब अब इसको तोड़ के आप देखिए कि भारत में आपदाएं आती हैं। ठीक है, भारत में आपदाएं आती हैं। अब आपदा कोई भी, जैसे भारत में आपदाएं आई तो बहुत नुकसान होता है, जबकि अन्य देशों में जापान है, सबसे ज़्यादा भूकंप तो वहाँ ही आता है, सबसे ज़्यादा सुनामी वहाँ पे आती है। ठीक है तो ऐसे क्षेत्रों में पर जापान जो है बहुत डेवलप कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया में आपदा आती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आपदा तो आएगी ही आएगी। ठीक है, आपदा के लिए हमें तैयार होना चाहिए, उसके लिए एक सशक्त प्रणाली होनी चाहिए, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा बेहतर होना चाहिए। और हमारा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बिल्डिंग्स ही आपदा प्रतिरोधी नहीं है, हमारे लोग अलर्ट नहीं हैं, हमारे यहाँ ऐसी कोई अलार्मिंग जो है वो क्लॉक नहीं है जो आपदा के प्रति समय समय पे हमें अलार्म जो है वो करे। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ ऐसी आपदा, तो ये चीज़ें हैं जैसे आपदा प्रतिरोध, आपदा प्रबंधन को यहाँ पे जो आपका ये कहते हैं आपदा है, तो आपदा जो प्रबंधन होता है, तो आपदा प्रबंधन आपका दो तरीके से होता है, आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा पूर्व प्रबंधन, और एक होता है आपदा पश्चात। आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए ये है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा। ठीक है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, ठीक है, और जलवायु चरम सीमाओं के प्रभाव को कम करना, ये आपदा पूर्व प्रबंधन प्रणाली के बारे में है। आपदा पश्चात क्या होता है? ठीक है, आपदा पश्चात में भी दो तरह के प्रबंधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके होते हैं एक तत्कालिक और एक होता है दूरगामी। तत्कालिक जो होता है
कि तुरंत जो है राहत और बचाव कार्य पहुंचाया जाए, लोगों को वहाँ से निकाला जाए, ठीक है। बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई, कहीं आग लग गई, कहीं क्या कहते हैं कोई महामारी फैल गई, तो क्या होता है कि तत्कालिक प्रभाव क्या होना चाहिए कि तत्कालिक प्रबंधन ये होना चाहिए कि तुरंत लोगों को वहाँ से हटाया जाए। सबसे पहले लोगों को एक सुरक्षित जगहों पे पहुँचाया जाए, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत और बचाव राहत और बचाव की चीज़ें दी जाए, वहाँ पे भोजन पहुँचना चाहिए, पीने का पानी पहुँचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है दूरगामी प्रभाव में कि वहाँ क्या कहते हैं जैसे सड़न ना पैदा हो, मलेरिया उस तरह की बीमारियां ना फैले, क्योंकि बहुत उसके बाढ़ जैसे आता है, सुनामी आती है, तो कुछ उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है तो लोग मलबे में फंसे रहते हैं, उनको निकालना, उनको उस वहाँ पे जो है वो उसका मैनेजमेंट करना, ताकि जो है वो उसकी वजह से कोई महामारी ना फैल जाए, सड़न ना हो जाए, उस तरह से कोई क्या कहते हैं कि बहुत दूर तक जो है वो दूषित ना हो जाए पर्यावरण उससे। उसके बाद जो लोग उसमें बच गए हैं उनको पुनर्स्थापित करना, ठीक है। कुछ लोग अनाथ हो गए, कुछ लोग बेघर हो गए हैं, तो उनको क्या कहते हैं उनको जो है समाज की मुख्य धारा से फिर से जोड़ना, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से अब विक्षिप्त हो चुके हैं, वो लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से तत्कालिक और दूरगामी में आपदा प्रबंधन में आता है। आपदा पूर्व प्रबंधन में सारी हमारे जितने भी सिस्टम हैं, ठीक है, चाहे NDRF हो, SDRF की टीम हो, ठीक है, हमारी बिल्डिंग्स हो, हमारी लाइनिंग क्लॉक है, ये सारे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे हमारे आपदा पूर्व प्रबंधन के अंदर आते हैं, ठीक है, सेटेलाइट वगैरह सारा। तो अब इस तरह के निबंध को लिखने के लिए अब आपको इसको तोड़ के देखना होगा कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, यहाँ पे बुनियादी ढांचे की बात कर रहा है, ठीक है। आपदा प्रतिरोधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली क्या होनी चाहिए? जलवायु चरम सीमाओं के प्रभाव को कम करना, ठीक है। हम इन्हीं अब हम क्या है कि एक बड़ा टॉपिक मिल गया है ये निबंध का, इतना जैसे एक वाक्य के रूप में हमारा निबंध अब सीमित हो गया, हमको इतने ही पॉइंट्स में निबंध लिखना है। तो जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा क्या निबंध है। हम प्रकृति को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम खुद को, मैंने कहा ना, खुद को हम तैयार कर सकते हैं। प्रकृति पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई, ठीक है, लोग बहुत से जलवायु परिवर्तन के कारण ही ख़त्म हुई, कुछ लोग कहते हैं महामारी के कारण ख़त्म हुई, कुछ लोग तो डिफरेंट पर हुई तो प्राकृतिक कारण के ही से ही, क्योंकि बहुत विकसित जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो हम प्रकृति को नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद को तैयार अवश्य कर सकते। आपदा हमें यह याद दिलाने आती है कि विकास केवल कंक्रीट की ऊंचाई नहीं, बल्कि उस कंक्रीट की गहराई और मजबूती में है। हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव रेडी आज फिर खामोश है। 2021 की सुबह को कोई नहीं भूल सकता है, जब ऋषिगंगा में आई अचानक से बाढ़ ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन 2025 की एक हालिया घटना ने कहानी ही बदल दी, जब सिक्किम में हिमनद झील के फटने की वैसी ही चेतावनी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा समय रहते दी गई मतलब सोचिए। अब ये आपके कितने बढ़िया, एक पुरानी वाली जो है वो आपने कहा देखिए कि 2021 में जो घटना हुई बहुत उसके भीषण जो है उससे जो है वो जान माल की हानि हुई, लेकिन 25 में भी एक घटना हुई। देखिए पुरानी आपदा को हमने नए आपदा प्रबंधन से जोड़ दिया कि ये अब यहाँ पे ये वाला देखिए कवर हो रहा है निबंध में आपका आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, ठीक, और ये वाला प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ये हमारे यहाँ पे कवर हो रहा है। यही चीज़ आपके निबंध में आनी चाहिए। लेकिन 2025 में एक हालिया घटना ने कहानी बदल दी, जब सिक्किम में हिमनद झील फटने की वैसी ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली EWS द्वारा समय रहते दी गई तो जान माल का नुकसान न्यूनतम रहा। यह अंतर ही आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की सार्थकता को दर्शाता है। क्या हम विकास की, अब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं हम, ठीक है, तो स्मार्ट सिटी कैसी होनी चाहिए? जहाँ पे सारी बिल्डिंग आपदा प्रतिरोधी हो, अलार्मिंग सिस्टम हो, ठीक है। तो हम विकास की ऐसी इमारत खड़ी कर रहे हैं जो रेत के ढेर पर टिका हो। क्या हमारी स्मार्ट सिटी जलवायु परिवर्तन की प्रचंडता को झेलने में सक्षम है?
आज जब 2026 में हम खड़े हैं तो जलवायु चरम सीमाएं केवल समाचारों की सुर्खियां नहीं बल्कि एक कड़वी वास्तविकता है। विश्व स्तर पर 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से लगभग, ये डेटा देना ना इतना कारगर होता है। जानते क्या होता है डेटा देने का मतलब होता है कि आपने जो बात बोली उसकी मैं तर्क के साथ पुष्टि कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कुछ बात बोली ना, आपकी बात को एक डेटा जो है वो पुष्टि करता है कि आपने जो बोला है वो, ये डेटा उससे सत्यापित कर रहा है कि आपने जो बोला है वो सही है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं से लगभग 260 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसमें अकेले भारत और पाकिस्तान में मानसून और बाढ़ भूस्खलन से 5.6 बिलियन डॉलर की क्षति हुई। इस परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण, लास्ट माइल चेतावनी प्रणाली अब विकल्प नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए अनिवार्य शर्तें बन गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आप प्रस्तावना लिखेंगे ना तो ऐसा लगता है ना कि हाँ, आपने प्रस्तावना में ही आपने गागर में सागर भरने का काम कर दिया है। प्रस्तावना में ही ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत कुछ, मतलब आपने एक तर्क दिया, आपदा के बारे में बताया कि कैसे आपने एक बताया कि आपदा में क्षति होती है, फिर आपने तुरंत ही एक तारतम्यता दिखाते हुए अपने निबंध में आपने नेक्स्ट टू आपने बोला कि आपदा प्रतिरोधी अगर कोई सिस्टम ऐसा होता तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, आपदा न्यूनतम हो जाती, जैसा कि हमने सिक्किम का एग्जाम्पल लिया। फिर हमने तुरंत बताया कि आपदा कितनी खतरनाक है और क्यों जरूरी है आपदा प्रतिरोधी एक सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पूरे निबंध में जो पूरा फुल आपका टॉपिक है प्रस्तावना उसको कवर कर दे रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जो है वो हल्का सा पढ़ूंगी, फिर फुल डिटेल क्लास इस पर कर लूँगी। ऐतिहासिक विकास के बारे में इसका देखते हैं। जब भी कुछ निबंध लिखे तो आप उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लें। फिर भारत में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, ठीक है, इसके बारे में दूरसंचार व बिजली, ठीक है, परिवहन सुरक्षा, आर्थिक लाभ, फिर प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम है क्या, तकनीकी क्या है, तकनीकी छलांग, सफलता का उदाहरण, ये सारे आयाम आपको देखने हैं। आर्थिक आयाम, निवेश बनाम नुकसान क्या होता है, बीमा और जोखिम पूलिंग, ये सारे पॉइंट्स में आपको अपना निबंध लिखना है जिस तरह से आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे का निबंध मैं कल आपको पढ़ाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी। फिर आपका जो निबंध है, अब चूँकि बीपीएससी इसकी क्षेत्रीय विषय पे है